भारत का करीब 13 टन सोना और चांदी अटका हुआ था। भारत का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदने का त्योहार अक्षय तृतीया आने वाला है और भारत के बड़े ज्वेलर्स ने सरकार से रिक्वेस्ट की कि जल्दी इसे क्लियर किया जाए, वरना अक्षय तृतीया के बाद दाम बहुत बढ़ सकते हैं और सोना चांदी दोनों की सप्लाई में कमी आ सकती है। पर क्यों अटका सोना और चांदी और सरकार और बैंक का इसमें क्या रोल है? सरकार ने कौन सा ऑर्डर निकाला है? अब साथ में जानेंगे कैसे भारतीयों का गोल्ड खरीदने का तरीका बदल चुका है। क्या आप भी नए तरीके से खरीद रहे हैं या फिर वो ज्वेलरी शॉप वाला तरीका ही अपना रहे हैं? आज इसी पर बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Candid, Saluja Gold and Rajnigandha. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। लगभग 5 टन सोना और करीब 8 टन चांदी कस्टम्स पर अटका हुआ था। कस्टम पर अटकी चीज का मतलब है कि वो सामान देश तक आ तो गया है, लेकिन सरकार की मंजूरी और कागजी जांच के पूरा ना होने की वजह से अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या बेचा नहीं जा सकता। सरकार की तरफ से आज ऑफिशियल ऑर्डर आ चुका है। ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जारी करता है, जो कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आता है। आमतौर पर हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में DGFT एक लिस्ट निकालता है, जिसमें उन बैंकों के नाम होते हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया है, मतलब परमिशन दी है कि आप सोना खरीद सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश है और चांदी का सबसे बड़ा खरीदार। लेकिन क्योंकि हम लगभग पूरा सोना या चांदी बाहर से मंगाते हैं, अगर इंपोर्ट रुक गया तो सप्लाई की कमी होना तय है। इसी को लेकर IBJA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता ने कहा था कि स्पष्टता लाने की जरूरत है और इंपोर्ट जल्द शुरू होने चाहिए फिर से, क्योंकि ये 1 अप्रैल के बाद अटके हुए थे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सप्लाई की कमी होगी और अक्षय तृतीया के बाद प्रीमियम बढ़ सकते हैं, यानी त्योहार के बाद सोना और महंगा हो सकता है। अब उसको लेकर क्लैरिटी आ गई है, यानी दामों में ज्यादा उठक पटक नहीं होगी। अब एक इंटरेस्टिंग डेटा देखते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2025 में भारत की गोल्ड की डिमांड 710.9 टन रही, जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। मतलब लोग फिजिकल सोना कम खरीद रहे हैं, तो फिर खरीदारी कहाँ हो रही है? क्योंकि सोने के दाम तो बहुत ऊंचे गए थे, बहुत सारे कारणों की वजह से गए थे 2025 में। हमने इसको खर्चा पानी के कई एपिसोड्स में कवर किया है। तो मांग तो थी, लेकिन किस रूप में खरीद रहे हैं फिर लोग? मार्केट में जो सोना बचा हुआ है वो पुराने स्टॉक से आ रहा है और अब धीरे धीरे लोग ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां से अभी रिडेम्पशन शुरू हो चुका है। क्या होता है ETF? गोल्ड ETF को ऐसे समझिए कि आप सोना खरीदना चाहते हैं, लेकिन घर पर रखकर या बैंक के लॉकर में रखकर उसका झंझट नहीं लेना चाहते। तो आप सीधे ज्वेलर से सोना लेने के बजाय स्टॉक मार्केट के जरिए उसका एक डिजिटल वर्जन खरीद लेते हैं। इसका दाम असली सोने जैसा होता है, वही उसी हिसाब से ऊपर नीचे होता है। बस फर्क इतना है कि आपके हाथ में कोई गहना या बिस्किट नहीं होता। जब मन किया आप इसे एक शेयर की तरह ही बेच सकते हैं और निकाल सकते हैं। मतलब सोना भी मिल गया, लेकिन रखने, चोरी या मेकिंग चार्ज जैसी टेंशन नहीं है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। लेकिन जब आप सोना खरीदते हैं तो सिर्फ आप पर और बैंक पर ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि रुपए की कीमत पर भी असर पड़ता है। जब आप ये देखते हैं कि व्यापार घाटा बढ़ गया देश का और रुपए की कीमत बढ़ गई डॉलर के मुकाबले या कम हो गई, उसमें आपके सोने खरीदने का भी एक पार्ट होता है। सुनकर इंटरेस्टिंग लगता है। इसका एक इकोनॉमिक एंगल है। पहला ये कि अगर इंपोर्ट रुकता है या कम होता है तो भारत की डिमांड कमज़ोर पड़ती है। मतलब दुनिया के सोने के मार्केट में भारत की डिमांड कम हो जाती है। इससे ग्लोबल गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर प्रेशर बनता है, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा खरीदता है। दूसरी तरफ भारत के लिए इसका एक फ़ायदा भी है। कम इंपोर्ट का मतलब है कम डॉलर खर्च होंगे और इसका सीधा असर पड़ता है हमारे ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे पर। भारत हर साल बहुत ज़्यादा सोना इंपोर्ट करता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से भारत की गोल्ड की डिमांड 2025 में 710 टन के आसपास रही और अगर पैसे में देखें तो ये लगभग 50 से 55 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है। जब भारत ये सोना खरीदता है तो उसका पेमेंट डॉलर में करना होता है, यानी भारत को पहले रुपए बेचकर डॉलर खरीदना होता है और अब जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ती है, डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है और रुपया कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट मतलब रुपए पर दबाव। अब दूसरी चीज़ है करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD। इसका मतलब होता है कि हम दुनिया से जितना खरीद रहे हैं, मतलब जितना इंपोर्ट कर रहे हैं, उतना बेच नहीं पा रहे। मान लो भारत ने साल में 55 बिलियन डॉलर का सोना इंपोर्ट किया, ये पूरा पैसा बाहर चला गया। हम जितना खरीदते हैं उतना बेच नहीं पाते और इससे होता है ट्रेड में घाटा।
जैसे अक्टूबर 2025 में क्या हुआ था कि जब गोल्ड इंपोर्ट बहुत बढ़ गए थे तो भारत का ट्रेड डेफिसिट भी उछलकर $40 बिलियन से ऊपर चला गया था। यही वजह है कि सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड के इंपोर्ट को लेकर हमेशा एक कंट्रोल बना के रखते हैं और कोशिश करते हैं इसको बैलेंस करने की। ये समझिए कि भारत में सोना कोई आम चीज़ नहीं है जिसे कोई भी बाहर से मंगवा ले। भारत खुद सोना ना के बराबर बनाता है, इसलिए हमें लगभग सारा सोना विदेश से खरीदना पड़ता है। जब हम विदेश से खरीदते हैं तो आपको बताया पेमेंट डॉलर में होता है। यहाँ एंट्री होती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की। ये सरकार का वो विभाग है जो तय करता है कि देश में कौन कौन सी चीज़ें बाहर से लाई जाएंगी और किन शर्तों पर। ये काम ज्वेलर्स खुद क्यों नहीं करते, बैंक्स इसमें कहाँ से आए? क्योंकि सरकार ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि ज़्यादातर सोना बैंक ही इंपोर्ट करे। बैंक ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो बड़े पैमाने पर खरीद सकते हैं, उनके पास डॉलर्स होते हैं। हर आम इंसान या हर बिजनेसमैन के पास डॉलर नहीं हो सकता, और उन्हें रेगुलेट करना, उन पे नज़र रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए आसान है। आम ज्वेलर्स को सीधे इंपोर्ट करने की परमिशन बहुत ही लिमिटेड केसेस में मिलती है। जैसा कि आपको मालूम ही है, भारत हर साल लगभग 50 से 55 बिलियन डॉलर का सोना इंपोर्ट करता है। देखा जाए तो 2020-21 में सोने का भाव 45,000 था। अब यहाँ पे ये करीब 1.5 लाख के करीब पहुंच चुका है, और इतनी मतलब कि तेजी से प्राइसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ये है गोल्ड हो या सिल्वर, ये ETF हो या डिजिटल गोल्ड में आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। तो ये पूरे गोल्ड के प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है, एक रेप्लिका है। जैसे जैसे सोना का प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा वो प्राइसेस भी नीचे की तरफ आएंगे। और बड़े छोटे से अमाउंट के साथ आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी गोल्ड ETF की शुरुआत आप यहाँ से 100-125 रुपए से आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट भी यहाँ पे अपने पॉकेट मनी से निवेश करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे करना होगा, इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, जबकि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपको डिजिटल गोल्ड में निवेश करना है, खासकर ETF में, तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आप बाहर जाने के झंझट से भी बच सकते हैं। प्योरिटी का इशू यहाँ पे नहीं है, ना लॉकर का इशू है, ना सेफ्टी का इशू है। ये रहेगा, इसके बिहाफ पे जो गोल्ड रहेगा वो रहेगा वॉल्ट में, और आपका निवेश सुरक्षित रहेगा, पोर्टफोलियो आपकी बढ़ती हुई रहेगी, और बड़े छोटे छोटे अमाउंट से आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। 125 से 130 में आपको गोल्ड ETF मिल रहे हैं। सोने से जुड़ा एक और ट्रेंड देखते हैं। ट्रांस यूनियन सिबिल की रिपोर्ट कहती है कि भारत में गोल्ड लोन अब दूसरा सबसे बड़ा रिटेल लोन प्रोडक्ट बन चुका है। मतलब लोग सिर्फ सोना खरीदकर तिजोरी में नहीं रख रहे या गहने की तरह नहीं पहन रहे हैं, बल्कि उसी सोने को गिरवी रखकर कर्ज भी ले रहे हैं, और ये ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। मार्च 2022 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच गोल्ड लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट करीब 3.8 गुना बढ़ गया है। इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। 2022 में जहां करीब 36% गोल्ड लोन महिलाओं के नाम पर थे, वहीं 2025 तक ये बढ़कर 39% हो गए। और ये सिर्फ साउथ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि अक्सर ट्रेंड में देखा जाता है कि साउथ इंडिया में वुमेन बहुत पार्टिसिपेट कर रही हैं गोल्ड लोन्स को लेकर, लेकिन अब तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी उसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक लोग अब पहले से ज़्यादा रकम का लोन ले रहे हैं। दिसंबर 2022 में एक इंसान के पास औसतन 1.9 लाख रुपए का गोल्ड लोन था, जो दिसंबर 2025 तक बढ़कर 3.1 लाख रुपए का हो गया है। जिन लोगों पर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्ज है, गोल्ड लोन की बात हो रही है, उनकी हिस्सेदारी भी बढ़कर 10% से 14% हो गई है। तो इस सब से क्या समझ आता है? इसका मतलब है कि गोल्ड लोन अब छोटे मोटे खर्च के लिए नहीं, बल्कि बड़े खर्चों के लिए भी इस्तेमाल होने लगा है। ट्रांस यूनियन सिबिल के MD भावेश जैन ने CNBC से बातचीत में कहा कि गोल्ड लोन का ये तेजी से बढ़ना एक तरफ तो दिखाता है कि लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और बैंक भी ज़्यादा लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें जोखिम भी है। उनका कहना है कि सिर्फ सोने की कीमत देखकर लोन देना ठीक नहीं है, बल्कि बैंक्स को ये भी देखना चाहिए कि उधार लेने वाला पहले से कितना कर्ज में है, उसकी कमाई कितनी है और वो पैसा वापस कर पाएगा या नहीं। सीधी बात यह है कि सोना अब सिर्फ गहना नहीं रहा, बल्कि ज़रूरत के वक्त पैसा निकालने का एक बड़ा जरिया बन चुका है, और इसी वजह से इसका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।